5 साल के लिए लोग आपको चुनते हैं हम्म। और 5 साल में मतदाता आपकी मार्कशीट में अंक भरते हैं। वो जानते हैं कि आपने 5 साल में आखिर किया क्या है। यही तो एक लोकतंत्र में पहचान और उसकी परिभाषा है। जब 1977 में जनता पार्टी आई थी, तो उसका घोषणा पत्र जिन्होंने लिखा था, वो बहुत बड़े पत्रकार थे और इतिहासकार भी थे। उनका नाम था नेमिशरण मित्तल। उन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यताओं पर एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, क्योंकि वो तो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि से आते थे, अगर हम उसी को मैं कहूंगा कि पढ़ लेते, तो शायद इस तरह का बयान नहीं देते कि आदमी समझा है वो नहीं, ये एक खुद खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए। मैं समझता हूं कि मुझे अवाम की जरूरत क्या है। ये बहुत एक मौजू शेर है। हालांकि इसका उत्तर भी मेरे पास एक शेर है। आदमी समझा है वो बनकर खुदा रह जाएगा, और खुदा क्या ये तमाशा देखता रह जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। बड़ी दिलचस्प बात है कि भारत के संविधान को आपने देखा होगा और भारत का संविधान लिखा होता है उसमें ऊपर, लेकिन आरएसएस के एक बड़े नेता जो हैं वो कहते हैं, दत्तात्रेय होस बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, इसे भारत का संविधान कहना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इसे इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इसे भारत का रिजर्व बैंक कहना चाहिए। इस तरह की बातें ये कह रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल मत बोलिए, अब भारत बोलिए। अभी खैर बड़ी गजब बात है अभी, क्योंकि कुछ ही मतलब 1-2 दिन ही हुए हैं किस तरह से इंडियन टीम जीती है चैंपियंस ट्रॉफी, और उस वक्त इंडिया गेट के चारों तरफ लोग बहुत सारे इकट्ठे थे और इंडिया इंडिया करके चिल्ला रहे थे, जश्न मना रहे थे जीतने का। इंडिया गेट को भी कल के आप भारत का गेट कर देंगे। बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं कि ये किस अहम मुद्दे से भटका रहे हैं। नाम बदल दीजिए चलेगा, विक्रमादित्य कीजिए या कुछ भी कीजिए चलेगा, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप अर्थव्यवस्था की भी परिस्थिति को बेहतर बना लें तो वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां टैरिफ की बात हुई अमेरिका के साथ, वहीं पर अब ट्रंप ने कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि टैरिफ कम करने वाली बात जो है हमने कभी कही नहीं है, और ट्रंप यहां पर गलत साबित हो गए। ऐसे ही भारत में, इंडिया में मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ के फ्रंट को ज्यादा ध्यान देना है या फिर भटकाने वाली इन बातों को ज्यादा ध्यान देना है। आइए चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी के साथ। सर से समझेंगे इस बात को और जानेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए। सर सवाल यहाँ ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, भारत का रिजर्व बैंक। और वहीं पर दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने तो भारत का संविधान ही देखा है किताब पे लिखा हुआ। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में भारत का संविधान ही लिखा जाता है, जो मैंने देखा। तो अभी सवाल ये कि ये वापस से मतलब भारत बोलना, ये तो एजेंडा जो है एब्सोल्युटली आरएसएस वाला एजेंडा है, जो कि शुरू से इस बात को कह रहे हैं। हालांकि भारत बोलने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, दोनों नाम हमारे अपने हैं, एक अंग्रेजी है एक हिंदी है, लेकिन है हमारा अपना ही। बड़ा सवाल ये है कि ऐसी चर्चाओं की जगह अर्थव्यवस्था की चिंता की बात क्यों नहीं करते आरएसएस के लोग? देखिए विनीता, यही तो यक्ष प्रश्न यही है। जब परीक्षा में मैं इसका उदाहरण कुछ इस तरह से दूंगा कि जब हम लोग परीक्षा देने जाते हैं थे कॉलेज के जमाने में या स्कूल के जमाने में, और कोई प्रश्न ऐसा इतना कठिन आ जाता था जिसका उत्तर हमें नहीं आता था, तो नहीं आता था तो हम क्या करते थे? पन्ना तो नहीं खाली छोड़ते थे, जो मन में आता था सो लिखते थे जी। यानी जो सूझता था उस प्रश्न का उत्तर, वो हम लिख के चले आते थे कि शायद कोरी कॉपी में तो 0 नंबर मिलेगा, लेकिन कुछ भरने से शायद 1-2 नंबर तो मिल जाए। 5 साल के लिए लोग आपको चुनते हैं और 5 साल में मतदाता आपकी मार्कशीट में अंक भरते हैं। वो जानते हैं कि आपने 5 साल में आखिर किया क्या है। यही तो एक लोकतंत्र में पहचान और उसकी परिभाषा है। आपने बेरोजगारी रोकने को क्या किया?
आपने भ्रष्टाचार रोकने को क्या किया, आपने महंगाई रोकने को क्या किया। ये सारे जो प्रश्न हैं, या आप एक्सपोर्ट को देख लें में, और तमाम सारे मुद्दे, विदेश नीति को देख लें, कई सारे मामले ऐसे, और हालिया जो दौर है उसमें आप ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से उन्होंने संवाद किया या जिस तरह से व्यवहार किया, ये तो भारत का सीधा सीधा अपमान था। तो जब आपके पास काम के उत्तर नहीं होते, तब आप इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं। अभी कल ही आपको आपके ही उसमें एक दूसरे शो में मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बेशक कोशिश करेंगे, जब हमें ये नजर आएगा कि ये बीजेपी का मुद्दा है, ये आरएसएस का मुद्दा है, तो तब हम शायद इस तरह की बात करेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो मूल बयान है, अब मैं उस पे आता हूं। शायद हौस बोले साहब समझ रहे हैं, दत्तात्रेय जी समझ रहे हैं कि जो इंडिया नाम है वो अंग्रेजी का है, और इन लोगों को अंग्रेजी से चिढ़ है, उर्दू से चिढ़ है। उर्दू भारत की गर्भ से पैदा हुई है। आप इंडस वैली से इंडिया बना है। इंडस वैली अंग्रेजी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी ने उसको अपनाया है। ये ग्रीक का शब्द है, और इंडस वैली का मतलब यह है कि जिस तरह से सिंधु घाट, एक जाने हम लोग, अगर इतिहास में आपने याद हो आपको, और हम लोग चूंकि मैं इतिहास का प्राध्यापक भी रहा हूं कुछ समय तक, सिंधु घाटी की सभ्यता दरअसल जो सिंधु नदी के कांठे पे जो लोग बसे हुए थे, कई देशों में जो आज बटा हुआ है, ये वो सभ्यता थी। जी तो बिल्कुल। सा की जगह पश्चिमी राजस्थान में आप चले जाएं आज भी, तो आप पाएंगे कि अंदरूनी इलाकों में सा को हा बोलते हैं, उच्चारण नहीं निकाल पाते वो। जैसे पंजाब में सिखों को हम देखते हैं कि कई शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक वैसा ही हिंदी की तरह नहीं कर पाते। तो इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान का मामला है। तो उसी तरह से ग्रीक में वहां पे जो सिंधु है उसको इंदु बोलते थे, इंडस, इंडस वाली जो बना है वो इसी से बना है। तो अब दो नाम आ गए आपके। और मैं बताऊं आपको, इंडस वैली 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। मतलब अगर आप इतिहास के संदर्भों का अध्ययन करें, और मैं, चलिए, मेरा तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब 1977 में जनता पार्टी आई थी, तो उसका घोषणा पत्र जिन्होंने लिखा था वो बहुत बड़े पत्रकार थे और इतिहासकार भी थे। उनका नाम था नेमिशरण मित्तल। उन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यताओं पर एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, क्योंकि वो तो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि से आते थे, अगर हम उसी को, मैं कहूंगा कि पढ़ लेते, तो शायद इस तरह का बयान नहीं देते। तो एक तरफ एक नाम वो है जो इंडस वैली का है, जो सभ्यता से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ मैं पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि चक्रवर्ती भरत राजा जो थे, जो दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह से पैदा हुए थे, उन भरत के नाम पर ऐसी मान्यता है। भरत तो कई हुए हैं, लेकिन ऐसी मान्यता ज्यादातर मानी जाती है, स्वीकार की जाती है कि उन राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। तो राजा, एक तरफ राजा के नाम पर भारत है, और एक तरफ हमारी समूची 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सभ्यता के नाम पर इंडिया है, इंडस है, जो अंग्रेजों ने नहीं, अंग्रेजी शब्द नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, आज की जो हम हिंदी बोल रहे हैं, मैं और आप जो बात संवाद कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि हम 100% हिंदी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें उर्दू है, इसमें फारसी है, इसमें अरबी है, ये तो इसमें आम संस्कृत है, बोलचाल की भाषा हो चुकी और है पूरी। बोलियां हैं, तमाम सारी बोलियां हैं। जो हमारी उपगंगाएं हैं वो हिंदी की मुख्य गंगा में आके शामिल होगी। और इसी तरह अंग्रेजी में भी हुआ है। आपको अंग्रेजी के शब्द पर एतराज है कि दो नाम क्यों होना चाहिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप कौन कौन से नाम अंग्रेजी के हटाएंगे? आप क्या ब्लाउज और पेटीकोट हटा देंगे? आप शर्ट पैंट हटा देंगे? आप बताइए। ये तो जिसे बहुत हिंदी ने सबसे पूरी ज्यादा, तरह से अडॉप्ट कर लिया है। जो जो अंग्रेजी के शब्द हम लोग सर मेरा किसी से सवाल ये नहीं कि पूछ। ये इन शब्दों की उलझन में ले जाकर
ये अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं कर रहे, वहां ले जा रहे हैं अलग लाइन पर। आरएसएस भारत की बात पर फोकस करके लोगों की कौन सी उस भावना को जगाए रखना चाहता है या क्या कहना चाहता है। भारत यहाँ सिर्फ अब शब्द नहीं रह गया ना, ये भारत बोलने के साथ साथ कुछ और है बात। क्या बात है सर वो? मैं आता हूं उस पे। मेरे पिछले प्रश्न का एक लाइन रह गई थी, वो भी मैं जी पूरी जी कर दूं कि जी हम प्लीज सर। अंग्रेजों को हम इस बात के लिए कहते हैं, मगर देखिए हमारे यहाँ बरगद का पेड़ है, ठीक है। बरगद के पेड़ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, आपको याद है? आपको याद है? बरगद का पेड़ को बरगद याद नहीं। के पेड़ को कहा जाता है बनियन ट्री, हाँ यस। राइट। अब बनियन ट्री क्यों कहा जाता है? दशकों तक, सदियों तक हिंदुस्तान में बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि होटल तो होते नहीं थे, सराय होती थी, और जब तक सराय नहीं होती थी तो वहां कारोबार करने वाले व्यापारी, बनिया जिनको बोलते थे, बारातें वहां ठहरती थी बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बाहर। तो जहां बनिया ठहरते थे, अंग्रेजों ने बड़ी खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लिया, ये बनियन ट्री है, क्योंकि बनिया वहां ठहरते थे। आप देख लीजिए इसको। तो ये बात हो गई। दूसरी, अब आप कह रहे हैं कि जो इसकी दरअसल इसकी शुरुआत में ही मैंने उत्तर दिया था कि जब आपके पास अपने काम के आधार पर लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं होता, तब आप ये प्रोपेगेंडा, शगुफा, ये उस तरह का प्रपंच रचते हैं और हथकंडे अख्तियार करते हैं। अर्थव्यवस्था पर कैसे कहेंगे? अर्थव्यवस्था का ग्राउंड क्या है? 3 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। लगभग 25% रियायती दर पर रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण रूस आपको कच्चा ईंधन दे रहा है, और पहली बार आपने उस कच्चे ईंधन को संश्लेषित करके और आपने यूरोप को एक्सपोर्ट किया है। पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। तो आपने इतना विदेशी मुद्रा का भंडार, आप देखिए बयान खूब आते हैं कि हमने इतना विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा कर लिया है। क्या 65 रुपए पर मनमोहन सिंह ने छोड़ा था 2014 में, आज 100 रुपए पर डीजल पेट्रोल चल रहा है, और कई राज्यों में तो 108, 110 है। अगर आपको इतना सस्ता मिल रहा था तो आपने उसको सस्ता क्यों नहीं किया? तो अर्थव्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे छेद हैं, पेंच हैं। मैं चूंकि अब अगर उस पर कभी लंबी बात हम कर सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था ही क्यों? आप भारत की विदेश नीति के मामलों में आप बताइए, आज नेपाल से आपके रिश्ते कैसे हैं बताइए, म्यांमार से आपके रिश्ते कैसे हैं बताइए। पाकिस्तान तो चलिए शत्रु देश मान लिया, चीन आपने शत्रु देश मान लिया, लेकिन मालदीव जैसा छोटा सा देश, उसके साथ आपके कैसे रिश्ते हैं? जी तो उन देशों के साथ जो भारत के साथ मित्रता रखना चाहते थे और लंबे समय तक एक जो संबंध थे, वो बड़े अच्छे संबंध थे, आज वो कहां खड़े हैं? महंगाई की दर आप देख लीजिए, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले चुनाव में भी था, अभी आने वाले दिनों में भी बेरोजगारी कम नहीं होने वाली है। बेरोजगारी का मसला इतना बड़ा है कि मैं उसमें बहुत सारी अनेक तरह की आशंकाएं देख रहा हूं। तो बेरोजगारी, फिर करप्शन, करप्शन आप कैसे हटाएंगे? दूसरा, आपके डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। आप बहुत बड़ा एक फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा एक सुरंग में टनल लगा करके रेल को गुजरना चाहते हैं, और बड़े गर्व से कहते हैं कि 3 घंटे का समय 30 मिनट में रह गया, और इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मैं ये कहता हूं, उतने हजार करोड़ रुपए अगर आप खर्च करेंगे तो जाने लाखों गांवों की तकदीर बदल जाती, लाखों गांवों को अस्पताल अच्छे मिल जाते, डॉक्टर अच्छे मिल जाते, सुविधाएं अच्छी मिल जाती, लड़कियों और महिलाओं और बच्चों को स्कूलों में शौचालय मिल जाते, अच्छे शिक्षक मिल जाते। उस तरफ आपकी प्राथमिकता सर, नहीं जो है। मिल जाते वो तो सवाल था, मिलेगा अब क्या, वो भी एक बड़ा सवाल हो चुका है आज की तारीख नहीं, कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको तो भरमाने की कोशिश हो रही है ना। में। नहीं सर, अब तो आपको बेरोजगारी नामों बहुत में, बढ़ने वाली आप शहर का नाम बदल दीजिए, आप देश का नाम बदल दीजिए, आप और भी नामकरण बदल दीजिए, और ऐसे ऐसे नामकरण करने में अब होता है। देखिए, काम से लोग जाने जाते हैं। आज ये बताइए, हम रामराज बोलते हैं, क्या रामराज था यार? रामराज कहाँ था? रामराज कहाँ था? रामराज भारत में था, अयोध्या कोई याद नहीं करता। यानी राम का राज जो था, राम राज्य को एक आदर्श राज्य मान के
हम उनकी तुलना, उनको हम याद रखते हैं। कोई दुर्योधन का राज याद रखता है? कोई दुशासन का राज याद रखता है? कोई रावण या कंस का राज याद रखता है? नहीं रखता। काम के आधार पर हमेशा चक्रवर्ती भरत का नाम लेकर के लोग याद, तभी तो भारत पड़ा ना। अब वो एक लंबा विषय है, इतिहास में हम चले जाएंगे कि उन राजा भरत ने इस देश के लिए कैसे और क्या काम किए। लेकिन हमारे सामने एक उदाहरण राम के छोटे भाई भरत का भी है, जिन्होंने 13 वर्ष तक खड़ाऊं रख करके राज किया और उनके राज में जो है प्रजा खुशहाल थी। तो खुशहाली का कारण नाम नहीं होता, खुशहाली का कारण काम होता है। और माफ कीजिए, काम के मोर्चे पर इनका ध्यान नहीं है। इनकी प्राथमिकताओं की सूची गड्ढमड्ढ है। जी। लेकिन सर यहाँ पर तो लोग उसी की चर्चा करें, जैसे अब होली आ रही है तो होली से पहले ये चर्चा हो रही है कि अलग अलग तरह के विवाद हैं, नेता जो हैं, जो छोटे बड़े नेता जो भी हैं, तमाम तरह के, उनको पता है कि पार्टी को क्या पसंद है, जो पसंद है वही बात कहेंगे। उसी तरह की बात वो कहना शुरू कर चुके हैं। यूपी में आप देखिए, मतलब माहौल खराब करने वाली भी तमाम तरह की कोई कोर कसर ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में ये धर्म और जाति वाली जो चीजें चल रही हैं, कुल मिलाकर के इसके चलते जो माहौल पैदा हो रहा है, उसमें अर्थव्यवस्था तो वैसे ही कहीं जाकर के दब चुकी है। वो कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि युवा तो पहले ही यहाँ पर दंगों में शामिल होने लगा है, पत्थर उठा के चलने लगा है। कश्मीर के पत्थर की बात कर रहे थे, अब यूपी में भी पत्थर दिखने लगे हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? वो कौन से आतंकवादी पत्थर ला रहे हैं? ये इस देश की दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। और दुखती रग जब मैं ये कहता हूं, तो वाकई इस मुल्क का आम आदमी इन चीजों को पसंद नहीं करता। वो अपनी रोजी रोटी चैन से कमाना चाहता है और घर में शांति से सोना चाहता है। 5 साल में वो एक बार आपके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो निश्चिंत हो जाना चाहता है कि मैंने जिसको चुना है, जिस जनप्रतिनिधि को या जिस सरकार को चुना है, अब वो उनके हितों की हिफाजत करेगी। अरे एक मंत्री जी का आपने बयान अभी पढ़ा होगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो कहते हैं कि जनता जो है भीख मांगने हमारे पास चली आती है। ये उनका बयान है, औपचारिक बयान है, भाषण है। अरे भीख मांगने जनता क्यों चली आती है? इसलिए कि आप नाकाम हैं, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो ये बात है। एक मुझे एक शेर याद आता है, भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक मुझे शेर याद आ रहा है कि आदमी समझा है वो, नहीं, ये एक है, खुद खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, मैं समझता हूं कि मुझे अवाम की जरूरत क्या है। ये बहुत एक मौजू शेर है। हालांकि इसका उत्तर भी मेरे पास एक शेर है। आदमी समझा है वो बनकर खुदा रह जाएगा, और खुदा क्या ये तमाशा देखता रह जाएगा? क्या बात सर। तो लोकतंत्र एक ऐसा प्रेशर कुकर है विनीता जी, जिसमें एक सीमा तक, जैसे लोग प्रेशर कुकर में होता है ना कि एक सीमा तक अगर आपकी सीटी खराब हो जाए या सीटी ना वो काम करे, तो उसमें एक सेफ्टी वॉल्व होता है, वो उड़ जाता है। तो भारत का लोकतंत्र एक ऐसा प्रेशर कुकर है जिसमें वो जो सीटी है, जो सेफ्टी वॉल्व है, जब एक सीमा के ऊपर सारी चीजें आती हैं, वो सेफ्टी वॉल्व उड़ जाता है और तब भारत को फिर से नए तरीके से अपने आप को रचने का, गढ़ने का और एक नया आकार देने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल सर, ये प्रेशर कुकर है, ये आपने बिल्कुल सही बात की। और इस प्रेशर कुकर में जिस तरह से इस वक्त इसे भरा जा रहा है, इसे दबाया जा रहा है, जब ये वाकई में सीटी मारेगा, तो सीटी नहीं मारेगा, इस बार तो ऐसा लगता है ढक्कन ही निकल के आ जाएगा बाहर, फट जाएगा वो, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां सामने होने लगी हैं। और ऐसी परिस्थिति अगर सामने हुई तो शायद 140 करोड़ की जनसंख्या का ये देश है, कैसे संभालेगा कोई इसे? बड़ा सवाल यहीं पर बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।